तो जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। जैसा कि हम लोगों का NDA-1 2025 कंटिन्यू हो चुका है, रिस्टार्ट हो चुका है, और आपकी बैच जिसका नाम आयोटा 2.0 जो हमारी रिस्टार्ट हुई है, उस पर धीरे धीरे आप लोगों की वीडियोस जो हैं, लेक्चर्स जो हैं, अपलोड होने लगे हैं। ठीक है, मैंने इस बार क्या किया है, इस बार मैंने वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पहले पढ़ाना स्टार्ट किया है जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जिनका जिनका सिलेक्शंस हुआ है फिर से उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी एसएसबी की भी डेट आएगी, आपकी एसएसबी की लोकेशन आएगी कि कहाँ आपकी एसएसबी होनी है। आई थिंक आ भी गई होगी, नहीं आई है तो आ जाएगी धीरे धीरे करके। फिर आपको एसएसबी कहाँ होनी है ये भी आपको पता करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सक्सेस वाला का प्यार और आशीर्वाद उनके साथ हमेशा है जो निकल चुके हैं, और जो बच्चे नहीं निकले हैं वो बढ़िया रिस्टार्ट करें, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है रिस्टार्ट करने के अलावा। ठीक है, तो जैसा कि हमारे ग्रेविटेशन के 2 लेक्चर हो चुके हैं, और जिन बच्चों ने 2 लेक्चर पहले नहीं देखे हैं तो उनसे पहले रिक्वेस्ट है कि पहले वो 2 लेक्चर्स कंप्लीट करें, फिर जाके इस तीसरे लेक्चर को समझें। ठीक है, पहले वो चीज़ें नोट करें, जाके उन चीज़ों को नोट्स बनाएं, उन चीज़ों को पढ़ें, उसके बाद जाके आप लोग जो है इस लेक्चर को देखिएगा। ठीक, अगर हम बात करें तो हमारे पिछले 2 लेक्चर्स में हमने देख क्या लिया है, क्या क्या चीज़ें हमारी हो चुकी हैं सर, क्या कुछ ज़्यादा छूट गया है। हाँ, छूटा तो है, लेकिन कोई नहीं, उसको देखो जाके। हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली थी। सबसे पहले तो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बहुत सारी चीजें जान ली थी। ठीक है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, किस तरीके का फोर्स होता है। ठीक है, फंडामेंटल फोर्स है, डायरेक्शनल फोर्स है, वीक फोर्स है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लिया था कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, मैग्नीट्यूड भी देख लिया था हम लोगों ने। ठीक, कैपलर्स के तीनों लॉज देख लिए थे डिटेल में। ठीक, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों लॉज हमारे कैपलर्स के हो चुके थे। और क्या हो चुका था, और सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, सारी चीज इसके बारे में हो चुकी थी, समझ में आ गया। मैग्नीट्यूड जो हम लोगों ने निकाला था वो एफ इज इक्वल्स टू, साथ हम बताते थोड़ी थोड़ी चीज हम करके आपको बता दे रहे हैं, G m m/r²। ठीक है, ये हम लोगों ने फोर्स निकाला था। इसी के साथ साथ हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के में रिलेशन निकाला था, G=G m/r²। ठीक है, इनके यूनिट्स, डायमेंशन फॉर्मूले, और ग्रेविटेशनल यूनिट्स की केजीएफ में यूनिट्स क्या थी, ग्राम फोर्स यूनिट क्या थी। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में सारी चीजें देख ली हैं। ठीक है, सारी चीजें डिटेल में देख ली हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का काम है कि आप सबसे पहले SW पे आने से पहले HW कंप्लीट करें। ठीक, SW पे आने से पहले HW कंप्लीट करके आए, मतलब लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों ही लेक्चर पहले देख के आए, उसके बाद इस लेक्चर 3 को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज सारी बातें होने किस किस पे होने वाली हैं सर, आज सारी बातें हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसके वेरिएशन पे होने वाली है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि आज हम जो सारी बातें करेंगे वो अपने वेरिएशन ऑफ जी पर करेंगे। क्या करेंगे, वेरिएशन ऑफ जी पर करेंगे। जी सर, वो हमने पहले ही देख लिया था, वो हम लोगों ने पहले ही, हम लोगों को पता था कि ये चीजें होने वाली हैं। तो हम लोग इतनी चीजें देख चुके थे, फटाफट अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम अपने चैप्टर्स को धीरे धीरे करके खत्म करते हैं। और बहुत देखो, ग्रेविटेशन चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है तो इसके जितने ही ज्यादा पार्ट आए वही आपके लिए बेनिफिशियल है, कि हर एक चीज की पर्टिकुलर और मतलब समझ लीजिए एक्सपैंड वीडियो आए, अच्छी वीडियो आए जिसमें कंटेंट अच्छा खासा आपको प्रोवाइड हो। ये नहीं कि सब कुछ आधी बीच की चीजें उड़ा के आपको जो है बता दिया जाए, ये नहीं। कहीं से भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन वो बना के पूछ लेता है, तो ये नहीं कि हाँ वेरिएशन ऑफ जी है तो हमने सीधे उसका एक्सप्रेशन लिखवा के छुड़वा दिया। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है वो हमें पता है, हम उतना ही आपको बताएंगे। ठीक, आगे बढ़ जाया जाए। तो आज की जो हमारी मोस्ट
तो आज इस टॉपिक का जो आज जिस लेक्चर पे ये वीडियो है वो है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, आपको पता है कि वेरिएशन जो होता है वो बहुत सारी चीजों पे है। किस पे भाई? ग्रेविटी एल्टीट्यूड के इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड पे भी करती है और डेप्थ पे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन जी। फिर किस पे देखेंगे? इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ब्लैक होल, इसकी वजह से हम लोग देखेंगे, लैटिट्यूड की वजह से। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अच्छा, ये लैटिट्यूड ही तुम्हारा ये है बेटा, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ये तो अलग चीज हो गई। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा भूल जाना, कोई बात नहीं वो। ठीक, ठीक है, तो लैटिट्यूड का ही तो मतलब हो गया सर ये चीज, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। समझ आई बात? फिर हम लोग देखेंगे ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक, तो एक एक को हम कंप्लीट करते चले। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है एल्टीट्यूड ऑफ अर्थ। क्या देखना है? एल्टीट्यूड ऑफ कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल्टीट्यूड पे कैसे डिपेंड करती है। आप समझ लीजिए, मैंने क्या किया, आपके सामने यहां पर एक फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर नहीं है, ये हमारी अर्थ है। क्या है ये? हमारी, हम लोगों ने क्या मानी है? अर्थ मानी है। क्या मानी है? मान लो ये अर्थ है। ठीक, अब अगर इस पर हम लोग रेडियस इसकी ड्रॉ करें तो जाहिर सी बात है इसकी रेडियस क्या रहने वाली है? इसकी रेडियस जो रहने वाली है वो ये रहने वाली है। इसको हमने मान लिया कि ये जो हमारी है ये रेडियस ऑफ अर्थ है। क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। इसको हमने मान लिया ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक, इसके सरफेस से, ये इसका सरफेस है, इसके सरफेस से हम लोगों ने h डिस्टेंस ऊपर, कितने डिस्टेंस ऊपर? h डिस्टेंस ऊपर हम लोगों ने क्या किया है? इसके h डिस्टेंस ऊपर हमने एक पॉइंट P माना है, जिस पर हमको बताना है कि यहां पर ग्रेविटी का क्या फर्क पड़ेगा। ग्रेविटी यहां पर कम होगी अर्थ के सरफेस से या ज्यादा होगी। कितनी हाइट पर हमने मान लिया? हम लोगों ने हाइट कितनी मान ली है? हाइट हम लोगों ने मान ली है h। कितनी? h। h हाइट मान ली। ठीक, क्या है? कोई पॉइंट P हमारा है जिस पर हमको निकालना है क्या, कि यहां पर जो ग्रेविटी आएगी वो कैसी आएगी। ठीक है, जो ग्रेविटी यहां रहने वाली है वो कैसी रहने वाली है। तो हम एक बात अगर कर लें कि जब ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, बहुत ध्यान से समझना है। क्या किया हमने? एक अर्थ लिया, जो अर्थ है, अर्थ की मैंने इतनी, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये मैंने अर्थ की रेडियस कंसीडर की, और इसके सरफेस से h दूर ऊपर जाके हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया। क्या सेलेक्ट किया? एक पॉइंट सेलेक्ट किया जहां पर मुझे निकालनी है क्या, यहां पर ग्रेविटी मुझे निकालनी है। तो अगर मैं अर्थ के सरफेस की ग्रेविटी को g मान लूं और यहां पर जो ग्रेविटी निकल के आएगी उसको मैं g डैश मान लूं, तो देखते हैं g डैश जो यहां पर ग्रेविटी आपकी हुई वो क्या कम होगी अर्थ के सरफेस से या ज्यादा होगी, हम लोग इसको निकालने वाले हैं। तो ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस कितनी होगी? कितनी होनी चाहिए भाई आपके हिसाब से? कितनी होनी चाहिए? फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि g इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक, अब अगर हम देखें, फिर से वही काम करें, क्या? दूसरा देखो, ग्रेविटी एट पॉइंट P। भाई यहां पर अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी हमने g मान ली, तो g के वैल्यू हम लोगों ने जो रिलेशन पढ़ा है कैपिटल जी और स्मॉल जी में, वो उससे हमने निकाल दिया। अब हमको पॉइंट P पर हमको ग्रेविटी हमने g डैश मानी है। कितनी मानी है? g डैश।
तो अगर यहां से हम जी डैश निकालने की कोशिश करें तो जी डैश देखो कितनी आएगी, जी डैश इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से यहां देखना, आर ई प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर। अगर इस पार्टिकल का मास जो यहां पर है उसको हम m मान लें और मास, इसका अर्थ का मास हम मास ऑफ अर्थ मान लें, तो हम लोगों ने जब ये रिलेशन निकाला था, अब आप यहां सोचोगे सर यहां पर पार्टिकल ऊपर है, कोई बॉडी ऊपर है जिसका मास स्मॉल m है, क्या है जिसका मास स्मॉल m है, और आपने यहां पर मास ऑफ अर्थ रखा हुआ है। तो गौर करो कि जब हमने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था जी और जी में, तो हमने बताया था कि ये जो mg फोर्स तुम्हारा होता है, यही फोर्स बराबर होता है जी एम स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर के। यहां से जो बॉडी का मास होता था वो कम हो जाता था, कट जाता था, तो यहां से जी जब भी निकल के आता था, उसमें जो मास हम लोग लिखते थे वो मास जो होता था वो अर्थ का ही मास होता था। याद आया कि नहीं याद आया? याद आया। तो वही चीज हमने यहां पर यूज की अपनी। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज? ये हो गया रिलेशन। अब क्या है, अभी इन्हीं इक्वेशंस को आपस में आपको क्या कर देना है, इन्हीं इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दो, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करो। तो क्या लिखा, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या मिलेगा देखो जरा, हम लोग अगर डिवाइड कर दें इसको, तो हमको डिवाइड करने पर देखो क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा। तो पहले जी की वैल्यू हम लोग लिख दें, कितनी, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर डिवाइड बाई जी डैश। तो इधर डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर। ये लिखा। क्या निकल के आया इधर, इधर निकल के आएगा आपका जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर ई प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई। करवाने को मैं डायरेक्ट लिखवा दूं, लेकिन आप समझो तो वो ज्यादा समझोगे, वो ज्यादा अच्छी चीज है। यहां से ये पूरा का पूरा टर्म और ये पूरा का पूरा टर्म कैंसल आउट हो गया, यानी कि ये जो जी डैश और जी का रेशियो आया, समझो ध्यान से, ये आपका जो जी डैश और जी का रेशियो आया, क्या आएगा, तो जी बाई जी डैश इज इक्वल्स टू आर ई प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई आर ई का होल ऑफ स्क्वायर आएगा। या अगर हम यहां से जी डैश बाई जी निकालें, अगर यहां से हम जी डैश बाई जी निकाल लें, तो ये क्या आएगा, ये भाई ये पलट जाएगा ऊपर की तरफ, तो आर ई का स्क्वायर डिवाइड बाई आर ई प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर। हाँ या ना? अब करना क्या है, यहां से आप आर ई कॉमन निकाल लो। देखो जो याद रखने वाली चीज है वो मैं आपको बताऊंगा। आर ई कॉमन निकालो तो यहां से आर ई का स्क्वायर नीचे कॉमन निकल के आएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल ऑफ स्क्वायर, ये चीज निकल के आएगी। ठीक, आर ई के स्क्वायर से आर ई का स्क्वायर कैंसिल हो गया, हो गया। यानी कि हमें जो 100 की सीधी एक चीज पढ़नी थी वो क्या थी, जो हमें मेन चीज पढ़नी थी वो क्या थी, वो ये थी कि जो जी डैश और जी निकल के आया, कि यहां से जो जी डैश और जी का रेशियो निकल के आया, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर +2। ठीक, यानी कि 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। अगर हम इस इक्वेशन नंबर 3 को बायनोमियली एक्सपैंड करें, ठीक है, ड्यू टू बायनोमियल एक्सपेंशन,
ड्यू टू बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या होता था बाइनोमियल एक्सपेंशन? अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन है तो ये क्या हो जाता था, जो टर्म निकल के आता था वो 1 माइनस एन एक्स हो जाता था कि नहीं? ये वाला माइनस इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करता था, है ना? तो वही काम यहां पर हो जाएगा। तो जब हम इसको बाइनोमियली एक्सपैंड करेंगे तो देखो क्या चीजें निकल के आएंगी। जब भी हमने इसको बाइनोमियली एक्सपैंड किया, दिख रहा है ना? ठीक है। जब बाइनोमियली हमने इसको एक्सपैंड किया तो ये हमारा आया g डैश अपॉन g इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ठीक, यानी कि यहां से जो मेन निकल के आया कि g डैश इज इक्वल्स टू g ब्रैकेट में 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। तो आपको अगर ये सब नहीं याद करना है तो आपको ये जरूर याद करना पड़ेगा कि अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि लैटिट्यूड एल्टीट्यूड की वजह से कितना वेरिएशन इन जी होगा, तो आपका देखो ये जो निकल के आया ना, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या याद रखना है? इसी को याद रखना है, इसी को आपको याद रखना है, यही आपका रिमेंबर करना है आपको। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब हम इस एक्सप्रेशन को पकड़ के चलेंगे। ये तो क्या था, थोड़ा डिटेल्ड सॉल्यूशन था कि हम यहां तक आखिर पहुंचे कैसे, तो हम इस तरीके से पहुंचे। अब हम इसी को हम समझेंगे, इसी एक्सप्रेशन को हम उठा के लिखेंगे और फिर हम यहां पर चीजें समझेंगे कि क्या एक्सप्रेशन निकल के आया। g डैश इज इक्वल्स टू g ब्रैकेट में 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, हाँ या ना? ये एक्सप्रेशन आपका दिख नहीं रहा ना? ये जो आपका एक्सप्रेशन निकल के आया है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब यहां से एक चीज नोटिस करो, अगर आप इसको देखो गौर से तो ये क्या लिखा हुआ है। अगर इसको थोड़ा आपस में मल्टीप्लाई करके थोड़ा चेंज वेंज करो, देखो फटाफट क्या दिख रहा है कि जी डैश जो आपका आ रहा है वो इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो इसको जरा, जी माइनस जी 2h अपॉन आर ई। इसका मतलब ये है कि ये जो आप, ये जी है, ये क्या है? ये ग्रेविटी एट पॉइंट पी है, ग्रेविटी एट एल्टीट्यूड, जो आपने एल्टीट्यूड माना था ना, एच, यानी कि जो पी पॉइंट बना था उस पर ग्रेविटी है। ये ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, यानी कि जो ग्रेविटी ऑफ एल्टीट्यूड, देखो जी डैश कब मिल रहा है? जब हम जी से कुछ कम कर रहे हैं, माइनस हो रहा है ना ये चीज। ये टर्म जो आपका ये वाला टर्म है, ध्यान से देखो, जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म अगर आप गौर से देखो तो ये वाला टर्म क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतना टर्म हमारा माइनस हो रहा है, यानी कि 100 की सीधी एक बात यहां से ये निकल के आई कि, पॉइंट नोट करना, कि एट above the surface of earth acceleration due to समझते जाइएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी डैश जो होगी इज डिक्रीजेस बाय फैक्टर, देखा जाए अगर तो ये फैक्टर क्या होगा? 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ठीक है, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। इतने फैक्टर से हमारी जो ग्रेविटेशन होगी सरफेस के ऊपर, सरफेस के इस पॉइंट से यहां इस वाले पॉइंट पर, वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये था हमारा वेरिएशन ऑफ
एल्टीट्यूड। समझ में आ गया कि नहीं? यानी कि जब आप अर्थ के सरफेस से, अगर हम 100 की सीधी एक बात लिखें कि जब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, हिंदी वाले समझ लें, अगर हिंदी में लिखो तो अगर हम यहां पर एक चीज लिखें तो समझो यहां पर इस हम्म, किसमें? इस वाले में। हम्म, ठीक है। क्या? कि अगर पृथ्वी के ऊपर h दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण निकालें तो वह क्या होगी? तो वह पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण से 1 - 2h/re भाग कम होगी। समझ में आ गया? क्लियर हुई चीजें? कि अगर हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा क्या होगा? हमारा जो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है? यही मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। ठीक है? नहीं आएगा ना, चलो जो भी है समझ में आ गया ये चीज आपको ध्यान रखनी। आगे बढ़ जाए तो आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को याद रखना। वहीं पर आपसे पूछेगा कि ये कितना आपका आएगा, तो यही आपको चीज एक मेन फोकस करनी है कि जो फैक्टर निकल के आएगा वो 1 - 2h/re फैक्टर कम होगा। 100 की सीधी एक बात है कि अर्थ के सरफेस से बढ़ोगे ऊपर की तरफ तो हमारी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नया वाला आएगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है? कितना फैक्टर डिक्रीज करेगा? इतना फैक्टर हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक, आगे बढ़ जाओ। अब देखो आपको क्या पढ़ना है। अब हमको पढ़ना है डेप्थ। क्या पढ़ना है? डेप्थ पे पढ़ना है। ठीक? कि अगर हम अब अर्थ के सरफेस के ऊपर ना जाके अर्थ के सरफेस के नीचे चले, क्या चलें? अर्थ के सरफेस के अंदर चलें। ये मान लो हमारा अर्थ का सरफेस है। ठीक? अब इसके अंदर अगर हमको कलर भरना है तो हम कलर कहां से भरें? ठीक है? समझ में आ गया? अगर हमने ये अर्थ का सरफेस ले लिया तो अब अगर हमें इसको, अब इसके नीचे जाना है, हमको कहां जाना है? इसके हमको नीचे की तरफ जाना है, अंदर की तरफ। ठीक? तो हमने क्या किया, इसके अंदर अभी ये अर्थ का सरफेस है, अभी ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है? अब हमको इसके, मान लो हमको डी नीचे जाना है। कितना? डी हमको नीचे जाना है। इतना हम नीचे गए, डेप्थ में जा रहे हैं ना, नीचे और नीचे बढ़ते जा रहे हैं। इसको थोड़ा और बना दे क्या हम, बड़ा सा? देखो ध्यान से, देखो। भर जाता ज्यादा सही था।
चलो, ये हमने क्या मान लिया, एक अर्थ मान ली, ठीक है, ये हमने एक अर्थ मान ली, और हमने क्या किया, इसकी रेडियस जो है मान लिया हमारी, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस वही रेडियस ऑफ अर्थ हमने इसकी कितनी मानी, आर ई मानी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हम इसकी डेप्थ में गए, कितना डेप्थ में गए, मान लो हम डी नीचे गए, इसकी डेप्थ में कितना नीचे गए, हम डी डेप्थ इसकी नीचे गए, क्या किए, हम डी नीचे गए। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक और सर्कल इसके अंदर बनाएंगे जो कि स्फीयर बनेगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से, ठीक है। मान लिया कि हम ये जो सर्कल जो स्फीयर बन रहा है ये डी डेप्थ नीचे जाके बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर भी आपको यही चीजें ध्यान रखनी है कि जो अर्थ के सरफेस यहां पर होगी वो रेडियस वो आपकी कितनी होगी भाई। अर्थ के सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, नीचे डेप्थ पे जाने पर बदल जाएगा। तो मैं इसके लिए सिर्फ वही पुराना वाला आपको रूल लगाना है, बस इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट रूल लिखवा रहा हूं कि क्या होगा कि जब आप अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ बढ़ोगे, कहां, नीचे की तरफ जब आओगे तब क्या जी बढ़ेगा। अभी हम लोगों ने देख लिया कि जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे थे, ऊपर की तरफ, तो जी डैश जो नया वाला आ रहा था वो कम आ रहा था कैपिटल जी से, यहां पर ये लिख लो, ठीक है। यानी कि जो रिजल्ट हमारा निकल के क्या आया था, रिजल्ट ये निकल के आया था कि जो हमारा नया वाला का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो पुराने वाले से, मतलब अर्थ के सरफेस से हमेशा कम रहेगी, और ये हमेशा कम रहेगी, ऊपर जाते जाओगे और आपकी जो ग्रेविटी होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाएगा। सेम मैं आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो जरूरी है एक्सप्रेशन वो लिखवा रहा हूं, और देखो क्या होगा वो एक्सप्रेशन, जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई, इतना फैक्टर आपका कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना फैक्टर आपका कम हो जाएगा, ठीक। जिस तरीके से उसमें आपका क्या निकल के आ रहा था कि उसमें कितना फैक्टर कम हो जाएगा, उसमें सर फैक्टर कम हो जाता हमारा इतना, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, ठीक। लेकिन इसमें यही इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूं, जो ये लिखा हुआ है ना, सिर्फ आपको रिजल्ट पे ध्यान देना है, सिर्फ आपको यही ध्यान देना, इतना ये चीज, और बाकी चीजों पर ध्यान दे अगर देना है तो दे सकते हैं, बाकी नहीं, क्योंकि ये जो सब लिखवाया है ये मैंने आपको तरीका बताया कि चीजें आई कहां से, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से उसमें माइनस का 2h अपॉन आर ई फैक्टर था, इसमें भी आपका माइनस का h अपॉन आर ई फैक्टर है, यानी कि रिजल्ट सेम वही निकल के आना है कि इस केस में भी आपका जो डेप्थ पे ग्रेविटी होगी, जो डेप्थ पे आपकी ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। यानी कि क्या लिखेंगे कि एट द डेप्थ डी जी डैश इज लेस देन कैपिटल जी, कि डेप्थ पर भी आपकी ग्रेविटी क्या होगी, डेप्थ पर भी आपकी ग्रेविटी कम हो जाएगी। बस यही सब ज्यादा पूछता है और कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका आता है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, जो वेरिएशन होता है, ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन जो जी में होता है, जो आपने पीछे दो चीजें पढ़ी कि एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, यानी कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर और अर्थ के सरफेस के नीचे जाने पर, इनमें जो चेंजेस आता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत माइन्यूट सा चेंज होता है। कैसे कि अगर आप देखे होगे कि अगर आप अर्थ के सेंटर पे हो, अर्थ के सेंटर से आप अगर इक्वेटर की तरफ बढ़ो फिर आप पोल की तरफ बढ़ो, तो बहुत ज्यादा फर्क ग्रेविटी के अंदर नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि जो वेरिएशन जी में आता है वो सबसे ज्यादा आता है एक तो शेप ऑफ अर्थ की वजह से, ये जो आप देख रहे हो पढ़ने जा रहे हो, इसकी वजह से जो वेरिएशन ऑफ अर्थ ग्रेविटी होता है वो लगभग 35% होता है। कितना, 35% चेंज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इसी की वजह से आता है, ठीक। क्योंकि वो हमारा जो अर्थ है वो परफेक्टली नहीं है, परफेक्ट शेप का नहीं, वो देखा जाए तो वो स्फेरॉइड है, बल्ज है थोड़ा, लिखा भी हुआ, पढ़ो क्या है कि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर बट इट इज एन इलिप्सॉइड। और मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि
जो भी कैपलर का ये जो भी हमारी ऑर्बिट बनती है वो डिपेंड करती है पार्टिकल के इनिशियल पोजीशन पे। ठीक है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर बट इट इज एन एलिप्सॉइड। द अर्थ्स रेडियस इज 21 किलोमीटर लार्जर एट द इक्वेटर देन एट पोल्स। आप लोग जानते हो कि एलिप्स के अंदर दो तरीके की एक्सिस पाई जाती हैं। एक आपकी मेजर एक्सिस होती है जिसको सबसे ज्यादा एक्सिस बोलते हैं, ये वाली एक्सिस मेजर होती है, और ये वाली एक्सिस माइनर होती है। तो ये कह रहा है कि इक्वेटर की जो रेडियस है वो पोल से लगभग 21 किलोमीटर ज्यादा है। ठीक, अगला ये सब पॉइंट बन रहे हैं यहां पे कि दस द अर्थ हैज एन इक्वेटोरियल बर्ज एंड इट इज फ्लैटेंड एट द पोल। बोथ रोटेशन एंड इक्वेटोरियल बर्ज कंट्रीब्यूट एडिटिवली टू कीप द जी स्मॉलर एट द इक्वेटर देन एट द पोल। कहने का मतलब यह है कि जब आप पोल पे जो इक्वेटर की जो ग्रेविटी होती है वो पोल की ग्रेविटी से कम होती है। क्या होती है? पोल की ग्रेविटी से कम होती है। यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम इक्वेटर पे मेजर करें तो वो पोल से कम आएगी। इसका रीजन भी है क्योंकि आप एक्सप्रेशन क्या पढ़ते हो ग्रेविटी का कि G इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर, यही तो पढ़ते हो। तो अगर G और R में हम ग्राफ खींचे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ये ग्राफ होता है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप रेडियस और G में ग्राफ खींचोगे तो जैसे जैसे आप रेडियस को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे G की वैल्यू क्या होती जाएगी, वैसे वैसे G की वैल्यू देखो कम होती जा रही। क्या होती जा रही? कम होती जा रही। इसका मतलब यह है कि जब इक्वेटर वाली रेडियस ज्यादा है तो ये चीज जितनी ज्यादा होगी ये चीज उतनी ही कम होगी, और इक्वेटर की रेडियस ज्यादा होती है इस वजह से इसकी ग्रेविटी कम होगी। पोल की रेडियस कम होती है इस वजह से उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी, तो ग्रेविटी पोल की ज्यादा होगी, इक्वेटर की कम होगी। बस इतना ही फर्क आता है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। सिर्फ 35% चेंज, सिर्फ 35% चेंज जो ग्रेविटी के अंदर आता है वो इसकी वजह से आता है। एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड जो पीछे पड़े हो उनकी वजह से कोई परसेंटेज माना ही नहीं जाता क्योंकि बहुत कम पॉइंट में ही इनका जो है चेंज आता है। सबसे ज्यादा चेंज इसमें आता है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ में। और एक आपका बचा रोटेशन। सर रोटेशन में कितना आएगा फिर? रोटेशन में बचा हुआ जितना भी है 65%, 65% जो चेंज आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से आता है। ठीक, समझ में आ गई चीजें? 65% चेंज। ब्लैक होल की वजह से भी आती है कुछ चीजें, देखो अभी ये पढ़ने वाले हैं, अभी इसको पेंडिंग में डालो, अभी ये पढ़ेंगे थोड़ी देर में, पहले ये पढ़ लो। अ ब्लैक होल is a place in space where gravity pulls so much that even light cannot get out. The gravity is so strong because matter has been squeezed into a teeny space. ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि इस तरीके से वो इस तरीके से कई तरीके की आप ग्रेविटी स्पेस बना देते हैं ऐसे ऐसे करके, और यहां पर ये स्क्वीज कर जाता है, मतलब कुछ इस तरीके से करके ऐसे स्क्वीज कर जाता है स्पेस और टाइम, क्योंकि ग्रिड सिस्टम होता है ना इस तरीके से। तो यहां पर क्या होता है, स्पेस और टाइम ये सब स्क्वीज कर जाता है, स्क्वीज कर जाता है। पढ़े होगे आप लोग, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। This is only happens when a star is dying. Black hole is formed by the collapse of a star because of its high density and small radius. It has large acceleration due to gravity on its surface. ठीक, तो दोनों इंपॉर्टेंट, बाकी ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये है कि आपको पढ़ना पड़ता है तो पढ़ लीजिएगा इसको। ब्लैक होल जो मेन हमारा है वो हम अभी आप पढ़ने वाले हैं, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। चलो देखें, चलो ठीक है सर। अब समझो, ग्रेविटी के अंदर 65% का चेंज इसी की वजह से आता है, और इसी में कई सारे पॉइंट्स बन जाते हैं। भाई रोटेशन है तो एंगुलर मोमेंटम भी होगा। अब तुम खुद सोचो, अगर अर्थ रुक जाए तो क्या होगा? अगर उसका एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाए तो क्या होगा? या अगर वो एंगुलर मोमेंटम, भाई जाहिर सी बात है अगर एंगुलर मोमेंटम 0 होगा तो आपकी ग्रेविटी होगी नहीं, चीजें है ना, जो भी फैक्ट्स हैं देखेंगे। अगर आपकी अर्थ रुकी हो तो क्या होगा, और अगर अर्थ चले, चले इन द सेंस अगर अर्थ रोटेट करे और अपना रोटेशन इंक्रीज कर दे तब क्या होगा? मतलब या तो चल बिल्कुल ही ना चले, और चले तो जिसकी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था उससे कई गुना ज्यादा से चलने लगे, तब क्या फर्क पड़ेगा? तब दिन और रात में क्या, ये छोटी छोटी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखो रोटेशन ऑफ अर्थ में आपको एक चीज समझनी है, सिर्फ इसका फिगर समझ लो होता क्या है, बाकी मैं सीधे इसका रिजल्ट लिखवाऊंगा।
ये मान लो हमारी अर्थ है, और इस अर्थ पर मैंने यहां एक पॉइंट पी मान लिया, ठीक, और ये मैंने इसकी एक्सिस मान ली, क्या मान ली, ये मैंने इसकी एक्सिस मानी। अब जाहिर सी बात है अगर एक्सिस होगी तो उसका रोटेशन होगा इसी एक्सिस के अबाउट। ये हमारी एक्सिस हो गई जो सेंटर से पास हो रही है, ये हमारा सेंटर हो गया, यहां से एक्सिस पास हो रही है, और ये अर्थ जो है वो मान लिया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। कितनी वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। इसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ध्यान से जरा देखो इस पॉइंट पी को, इसकी रेडियस जो होगी वो मैंने मान ली कि ये है, जो रेडियस इसका पोजीशन वेक्टर है वो मैंने आर इधर मान लिया, ठीक। ये जो आर है मतलब पोजीशन वेक्टर क्या, आर इसकी रेडियस है। अब गौर से देखो कि इसका जो वेट होगा भाई, जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो अंदर की तरफ होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से। वो कितना होगा, W इज इक्वल्स टू एम जी, कितना होगा, W इज इक्वल्स टू एम जी होगा, ठीक। तो और इस पर एक बाहर की तरफ भी फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि आप जानते हो कोई भी बॉडी अगर रोटेशन कर रही है तो इसके बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, इस डायरेक्शन में लगेगा ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि वो टेंजेंशियल लगता है। तो ये F लग रहा होगा कितना, mv स्क्वायर अपॉन आर। अरे ये सब यूसीएम है भाई, ये सब यूसीएम है, क्या है, ये सब तुम्हारा यूसीएम है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो अगर हम इस पर कोई एक पार्टिकल मान रहे तो ये पार्टिकल भी तो इस तरीके से, पार्टिकल भी तो इस तरीके से रोटेट हो रहा होगा गोल गोल, नहीं हो रहा होगा, बताओ भाई। जब आप, पार्टिकल भी तो आपका इसी से रोटेशन करेगा, पार्टिकल का भी रोटेशन तो होगा भैया, इस तरीके से, इस तरीके से पार्टिकल भी आपका घूमेगा, सर्कुलर चक्कर लगाएगा कि नहीं। तो इसको सर्कल में लाने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, जो कि mv स्क्वायर अपॉन आर होगा। अच्छा, अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे इस फोर्स के, एक तो एफ कॉस थीटा होगा और एक इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ साइन थीटा होगा। कॉमन सी बात है भाई, ये जो फोर्स लग रहा होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये जो फोर्स लग रहा होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इसका इधर होगा। अगर हम इसके बीच का एंगल थीटा मान लें तो हमारा ये आर होगा, और इस आर का भी एक वेक्टर इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा। अब देखो वेक्टर, मैं सिर्फ इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी इस फिगर का कोई मतलब है नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ना कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से चीजें हो क्या रही हैं। भाई ये अर्थ अपने ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, जिसकी वजह से इस पर एक पॉइंट पी था जो वो भी एक सर्कुलर में घूम रहा है। अब जाहिर सी बात है वो सर्कल में घूम रहा है तो उस सर्कल की कुछ रेडियस होगी। अरे यार, इस पॉइंट पी को अगर हम देखो अलग से तो ये पॉइंट पी भी कुछ इस तरीके से चक्कर काट रहा है भैया, इस तरीके से चक्कर काट रहा है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है जब इस तरीके से चक्कर काटेगा तो इसकी भी तो कुछ रेडियस होगी मेरे बाप, होगी कि नहीं होगी। तो जब इसकी भी एक रेडियस होगी तो क्या होगा, देखो गौर से, इसकी भी हमने रेडियस क्या मानी भाई, ये आर था तो इसका एक कंपोनेंट आर कॉस थीटा, क्या हो, आर कॉस थीटा, वही ये आर कॉस थीटा है, ये आर कॉस थीटा वही है, और इसको सेंटर में घुमाने के लिए एक फोर्स इधर की तरफ एफ लग रहा है, mv स्क्वायर अपॉन आर वाला, ठीक, इस वाले पार्टिकल पे। तो वही सारी चीजें यहां पर हमने बनाई हुई हैं, ठीक है। तो आर कॉस थीटा इधर हो गया, ये भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, और ये हमारा W इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। अगर अगर इसमें हम अच्छा एक और चीज देखो, आप लोगों को रिलेशन मालूम है कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो यहां पर अगर आर ओमेगा पुट करोगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये वाला आर होगा, कैपिटल आर ना, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो आर से आर कट जाएगा, ये आपका बचेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये एक पॉइंट क्यू मान लो, ये भाई ये पॉइंट क्यू मान लो, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये एक्चुअली आर है क्या, ये जो आर लग रहा है वो सिर्फ आर ना होके हमारा क्या है, आर कॉस थीटा है, समझो ध्यान से।
भाई हम इस सर्कल इसके लिए निकाल रहे हैं ना, तो इसके लिए हमारी रेडियस कितनी है, आर कॉस थीटा है, तो यहां पर क्या आपका हो जाएगा, देखो ध्यान से समझो, कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार मैं इस फिगर को फिर से बना समझो। मैंने कहा कि ये एक अर्थ है, अर्थ जो है ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, जिस पर एक पॉइंट पी है, वो भी इस अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से एक सर्कल बना रहा है। जिस सर्कल की रेडियस क्या होगी, इस रेडियस से हमने इसका एक कंपोनेंट हमने इस डायरेक्शन में ले लिया आर कॉस थीटा, जो कि उस सर्कल की क्या होगी, उस पार्टिकल जो बना रहा है सर्कल, उसकी रेडियस होगी आर कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में कितनी होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर कॉस थीटा होगी। तो इधर इसको घुमाने के लिए एक फोर्स लग रहा होगा ना, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस। तो यहां सर्कल कौन सा बन रहा है, आर कॉस थीटा वाला बन रहा है ना, तो आर कॉस थीटा। अब v बराबर आर ओमेगा हम लोगों ने पढ़ा है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा का मतलब है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई आर कॉस थीटा। घबराना नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा हूं, इनके दोनों पावर कट जाएंगे, यानी कि फाइनली तुम्हारा निकल के आएगा आर एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये चीज निकल के आएगी। ठीक, तो फाइनली जब इसको तुम सॉल्व करोगे, जो चीजें निकल के आएंगी, तो मैं उसको आप डायरेक्ट बता रहा हूं, जो डायरेक्ट चीजें निकल के आएंगी, जो आपको रिजल्ट सिर्फ याद रखना है, वो याद रखना है कि अब जो हमारा जी डैश होगा वो जी माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ आपको ये रिजल्ट याद रखना है, सिर्फ आपको ये वाला रिजल्ट याद रखना है। क्या, सिर्फ आपको ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक, ये क्या फिगर था, क्या चीजें थी, उनको ज्यादा ध्यान ना रखते हुए आपको सिर्फ ये रिजल्ट अगर याद कर लो, बाकी फिगर तो बताना जरूरी है, क्योंकि फिर आप समझ नहीं पाओगे ना कि चीजें हो क्या रही हैं। तो ये आर कॉस थीटा है, तो यहां पर हमारा आर कॉस थीटा लिख लो आराम से। तो ये सारी चीजें हैं आर कॉस थीटा। फिलहाल इन सब फिगर से नहीं, मेन आपको इस रिजल्ट से मतलब है, इस रिजल्ट से आपको मतलब है। तो इसका मतलब हुआ क्या, क्या सर इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, देख लो फिगर एक बार ध्यान से। देख लिया, ठीक। तो फाइनली यहां से भी क्या हमको रिजल्ट्स मिले, तो रिजल्ट्स जो यहां से मिले वो भी हमको क्या मिले, देखो क्या रिजल्ट आया। यहां पर भी हमने ये देखा कि हमारा जो जी आया, रिजल्ट देखो क्या आया, जो जी आया वो भी हमारा यहां पर कम आया। क्या आया, कम आया। यानी कि हमें रिजल्ट देखने को यह मिला कि चाहे चाहे आप अर्थ के ऊपर जाओ तब भी जी आपकी डिक्रीज करेगी, चाहे अर्थ के नीचे जाओ तब भी जी आपकी डिक्रीज करेगी, चाहे आप अर्थ के रोटेशन की वजह से देखो तब भी जी हमारी डिक्रीज करेगी। समझ में आ रहा है, हर एक केस में हमारी डिक्रीज करेगी। अच्छा, अगर अब इसी फॉर्मूले को उठा के हम बात करें, अगर हम इक्वेटर पे बात करें, अगर हम इक्वेटर पे जब रोटेशन हो रहा हो, तो अगर हम इक्वेटर की बात करें, तो भाई फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया, जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस आर स्क्वायर ओमे सॉरी क्या आएगा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही है। आर स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे आर का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि आर एक पावर तो यहाँ से कट गई ना, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एक आर की पावर ये भी काट गई थी ना, ये होगा। चलो आगे देखो, तो यहां पर हमारा जो रिजल्ट फाइनल निकल के आया था ये। अगर हम इक्वेटर की बात करें तो जाहिर सी बात है कि अगर फिगर में आप देखोगे, अभी फिगर बैक करके देखना, फिगर में आप देखोगे तो यहां पर आपका जो थीटा आएगा वो 0 डिग्री आएगा, इक्वेटर पे थीटा 0 डिग्री आएगा। थीटा है क्या, थीटा इज द एंगल बिटवीन, क्या है, देखो थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन क्या, ये और ये, या तुम ये कह सकते हो कि आर कॉस थीटा और आर के बीच का एंगल थीटा। अगर ये चीज पॉइंट तुम्हारा इक्वेटर पे आ जाएगा सीधे यहाँ पे, ठीक, तो अलाइनमेंट तुम्हारा सीधे सीधे 0 हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। उस केस में हमारा कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू टोटल की टोटल 1 हो जाएगी।
यानी कि इस केस में तुमको क्या मिलेगा, इस केस में तुम्हें क्या मिलेगा भाई, इक्वेटर पे हमने कर दिया जीरो, इक्वेटर पे हमने फाइनली क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो इस केस में तुमको जी डैश क्या मिला, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, यही मिला तुमको। यानी कि इक्वेटर पर अगर आपसे पूछे कि कितनी होगी, कम होगी लेकिन कितनी होगी, तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये इक्वेटर पे होगी और सबसे पहली चीज कि ये मिनिमम होगी, क्या होगी, ये हमारी मिनिमम होगी। इसी तरीके से अगर हम पोल पे बात कर लें, किस पे बात कर लें, पोल पे बात कर लें, पोल पे अगर बात करेंगे तो थीटा हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, थीटा हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा बताओ, थीटा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का, इक्वेटर पे ना, सॉरी पोल पे 90 डिग्री का हो जाएगा। तो उस केस में हमारा cos 90 जो होगा वो जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो डिग्री का हो जाएगा। यानी कि तब जो हमारा जी डैश निकल के आएगा, ये टर्म पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो जी डैश इज इक्वल टू जी, ये कहां होगा, ये मैक्सिमम जी होगा। क्या होगा, ये हमारा मैक्सिमम जी होगा। यही चीजें, ये सब चीजें, ये जो इंपॉर्टेंट चीज देख रहा हूं ना, यही एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, एनडीए, ये सब पॉइंट्स आपके एनडीए के लिए हैं। ये भी जो आप पॉइंट देख रहे हो ना, ये भी पॉइंट आपका एनडीए के लिए है। ये सब जो पॉइंट निकल के आते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, इसमें भी आपको ये बहुत सारी चीजें इसमें नहीं देखना है, लेकिन हाँ कभी कभी वो फिगर से भी उसने उठा के सवाल पूछे हैं। तो लेकिन सिर्फ मेन आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है, ये एक्सप्रेशन याद रखना है। यहां से आप इक्वेटर और पोल जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आप निकाल सकते हो। ठीक, समझ में आ गया। तो देखना, हमें हमने क्या चीज नोटिस की, सबसे पहली चीज हमने नोटिस ये की कि अगर हम यहां पर चीजों का पार्टीशन कर दें, क्या कर दें, पार्टीशन अगर हम कर दें, ठीक, हमने क्या कर दिया, थोड़ा पार्टीशन कर दिया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इधर इस साइड पे क्या लिखेंगे, इस पे हम ये कलर ले लेते हैं, इसमें हम लोग जो है, इसमें हम लोग ये कलर ले लें। तीनों जगह देखो क्या देखेंगे कि वेरिएशन ऑफ जी, इसमें भी आपको लिखना है वेरिएशन ऑफ जी, और इसमें भी आपको लिखना है वेरिएशन ऑफ जी। ठीक, तीनों में आपको वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी और वेरिएशन ऑफ जी ही लिखना है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इसमें हम लोगों ने देखा कि जब आप अर्थ के ऊपर जाते हो तो जी डैश जो तुम्हारा होता है वो लेस देन जी होता है, मतलब एल्टीट्यूड पे, ये हम एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। एल्टीट्यूड पे आपकी जो ग्रेविटी होती है वो डिक्रीज करती, क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक, क्या करती है, डिक्रीज करती है। वेरिएशन ऑफ जी अगर हम लोग डेप्थ पे बात करें, किस पे बात करें, डेप्थ, ये पार्टीशन है। ठीक, डेप्थ पे अगर बात करते हैं तो डेप्थ में भी हमने देखा कि कितना फैक्टर आया था, जी डैश इज इक्वल टू जी। अच्छा, इसमें हम लोगों ने फॉर्मूला नहीं लिखा, फॉर्मूला जो मेन आपको याद रखना था इसमें, वो याद रखना था जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h/r e, इतना फैक्टर आएगा, ये फॉर्मूला निकल के आएगा कि डेप्थ पर होगी कितनी, और जो भी आएगी वो हमेशा अर्थ के सरफेस से जो है वो कम ही आएगी h हाइट पे, अर्थ के ऊपर जाने पर। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि g इज इक्वल टू जी माइनस h/r e, h/r e, और इसमें भी हम लोगों ने देखा था कि जी डैश जो आ रहा था वो कम आ रहा था, क्या आ रहा था, यानी कि अर्थ के नीचे भी जाने पर, मतलब ये अर्थ का सरफेस है, ये मान लो अर्थ का सरफेस है, इसके अंदर भी यहां पर अगर आप यहां तक नीचे की तरफ बढ़ते हो, ठीक है, तो यहां पर भी आपकी जो ग्रेविटी बनेगी, क्योंकि ये स्फेयर बदल जाएगा ना, तो हर एक चीज बदल जाएगी। ठीक, यानी कि ये चीज जो आप देख रहे हो ना, ये चीज, इतना इतनी जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज करेगी।
तो वो कितनी होगी, वो भी कम हो जाएगी। यानी कि इस केस में भी हम लोगों ने देखा कि इस केस में भी हमारा डिक्रीज ही कर रही है। क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया, डिक्रीज हो रही है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इसमें हम लोग देखेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ। क्या देखेंगे, रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। तो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो एक्सप्रेशन निकल के आया वो क्या आया था, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि इसमें भी हम लोगों ने देखा था कि जी डैश जो होगी वो भी कम होगी, हर बार क्या होगी, कम होगी। ठीक, और बराबर भी हो सकती है, कम और बराबर हो सकती है। इस केस में बराबर कब होगी, देखो अगर हमने इक्वेटर की बात की तो इक्वेटर पर जो हमारी, इक्वेटर पर जो हमारी होती है वो अर्थ के सरफेस से कम होती है। कितनी होती है लेकिन, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होती। क्यों होती है, पीछे वीडियो देखो आपको पता चल जाएगा कि ये इतनी ही क्यों बचती है, कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ जाता है। क्यों, क्योंकि इक्वेटर पर हमारा थीटा जो होता है वो 0 डिग्री हो जाता है। फिर अगर यहीं पर हम पोल की बात कर लें, किसकी बात कर लें, पोल की बात कर लें, पोल जो होगा वो हमारा जी डैश इज इक्वल टू जी के बराबर हो जाता है। ठीक है, जी डैश इज इक्वल टू जी के बराबर हो जाता है। इस केस में हमको इक्वेटर पर मिनिमम मिलती है और इस केस में हमको एक पोल पर मैक्सिमम मिलती है। ठीक, समझ में आ गया। तो ये जो पूरा चैप्टर इतनी देर चला है, पूरा जो चैप्टर चला है उसका सारा का सारा निचोड़ हमने इस एक स्लाइड पर आपको दे दिया है। क्या कर दिया है, एक स्लाइड पर हमने आपको दे दिया है कि एल्टीट्यूड पर ग्रेविटी डिक्रीज, डेप्थ पे जाने पर ग्रेविटी डिक्रीज, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ग्रेविटी इक्वेटर पर मिनिमम और पोल पर मैक्सिमम, लेकिन फाइनली क्या हुई, हमारी डिक्रीज ही होगी। ठीक, क्या होगी, फाइनली हमारी डिक्रीज ही होगी। क्लियर है, ये चीजें समझ में आ गई। चलो, समझ में आई बातें, बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई भाई, बताओ फटाफट। बातें क्लियर हुई कि बातें क्लियर नहीं हुई, तो समझ में आया। एक ये पार्टीशन हो गया और इधर हमारा एक ये पार्टीशन। ठीक, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये तीनों चीजें आपको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आपको याद करके रखना है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपनी मिलेंगे सैटेलाइट को लेके, और इसमें दो तीन चीजें मैं आपको और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बता दूं कि अगर अर्थ पिछले लेक्चर में बताया था, अभी मैं बता दूं कि अर्थ का रोटेशन अगर 17 टाइम्स ग्रेटर हो जाए, मतलब अगर एंगुलर मोमेंटम अर्थ का जो इनिशियल वाला है उससे 17 गुना ज्यादा वेलोसिटी से या मोमेंटम से हमारी अर्थ घूमने लग जाए, तो इक्वेटर पर ग्रेविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि वैसे ही आपने देखा कि फैक्टर कितना कम हो जा रहा है, जी से आर ओमेगा स्क्वायर वैल्यू कम हो जा रही है, और अगर वो एंगुलर मोमेंटम से घूमने लग जाएगी तो उसकी ग्रेविटी और कम हो जाएगी, और वहां पर रहने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो फ्लाई करने लगेंगे। ठीक है, पहला तो ये रीजन होगा कि अगर एंगुलर मोमेंटम बहुत ज्यादा हो गया और रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का रोटेशन यानी कि एंगुलर मोमेंटम बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा सर कितना, अगर 17 गुना हो गया इनिशियल मोमेंटम से, तो इक्वेटर पे जितने भी रहने वाले कैंडिडेट्स हैं वो फ्लाई करने लगेंगे। सर पोल वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोल पर वर्टिकली ट्रू नहीं होती हैं चीजें, वहां पर लैम्डा जो होता है वो π/2 के आसपास का होता है, तो वहां पर चीजें जो आपकी होती है वो जीरो हो जाती हैं, यानी कि उस पर आपका जी डैश जी के बराबर ही रहता है। अगर 17 गुना घूमने लग जाए तो जी डैश वहां पर जी के बराबर ही होगा, लेकिन इक्वेटर पर लोग फ्लाई करने लगेंगे। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट कि जो दिन हमारा होगा, डे, वो 1 घंटे 24 मिनट का हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, और बाकी हम लोग अब अगले मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी और इन सब के बारे में और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद।